हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी जगह जहां भी आप करना चाहते हैं, जहां भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक करेंगे सेशन को, क्लास को, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि और क्या करना पड़ता है। अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ना भी पड़ता है कि मुहिम है कलम से क्रांति की, समाज को आगे बढ़ाने की, आप सबको आगे बढ़ाने की एक मुहिम है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की। और ये जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर है। सबसे ज्यादा जो भरोसा है, जो जिम्मेदारी है, वो हमें पता है कि यूपी पुलिस वाले उठा सकते हैं। आप ही इस जिम्मेदारी को ऊपर उठा सकते हो, ऊंचा ले जा सकते हो। तो इसमें एक जिम्मेदारी आपके पास कि बहुत सारे लोगों को इन क्लासेस के बारे में आप इन्फॉर्म करेंगे और उनको एग्जामपुर के बारे में बताएंगे, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी, आपको आने में आप लोग लेट है, मुझे पूरी तरह से पता है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो गलती आपने आज से 6-7 महीना 8 महीने पहले कर दी थी, और उस गलती का खामियाजा ये है कि आपको फिर से पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन इस बार तो पढ़ना है। इस बार गलती नहीं करेंगे कि फिर से 8 महीने बाद आपको पढ़ना पड़े, फिर से 8 महीने आपको पढ़ना पड़े। ऐसी गलती अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बार आप पढ़ाई कर लो। आगे आने वाले कुछ ही समय में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। और आप सबको पता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है उसके 1 महीने में पेपर हो जाता है यूपी कांस्टेबल का। यूपी कांस्टेबल एक ऐसा एग्जाम रहा है अब तक का, जितना हमने देखा है, 2 बार का 3 बार का अनुभव तो रहा है ना। तो तीनों बार 1 महीने में एग्जाम हो जाता है। फिर आपके पास वक्त नहीं बचेगा। 1 महीना इतना बड़ा वक्त नहीं होता कि आप वहां पे कंसेप्ट भी अपने क्लियर कर लो और तैयारी भी कर लो और प्रैक्टिस भी कर लो। फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप हड़बड़ाहट में रह जाओगे। 2-4 क्वेश्चन अपने टारगेट से कम रह जाओगे, 2-4 क्वेश्चन नीचे ही आ जाओगे। आपका टारगेट रहे कम से कम 115-120 क्वेश्चन करने का। 120 क्वेश्चन अगर आप सही कर गए तो 230 के आसपास आप पहुंच जाओगे, टॉपर होगे। मैं सच बता रहा हूं, टॉपर 230 क्वेश्चन पे। चलिए, तो जुड़ जाएगा। हम लोग कल पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज भी आगे पढ़ेंगे। और मैं मैप बना लेता हूं। तब तक क्या करता हूं? तब तक मैं मैप बना लेता हूं यूपी का मैप बना लेता हूं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था कल? बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कल। काफी सारी चीजें, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि याद वो चीजें नहीं होंगी साथ के साथ तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत मुश्किल आने वाली है, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसा भी बन रहा है, बट अच्छा बन रहा है, मुझे उम्मीद है अच्छा बन रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखो कि अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा ही है, खराब जो बताएगा क्या खाएगा? मार खाएगा। चलिए, ये हमारा यूपी का नक्शा। ज़्यादा टाइम हमने नहीं लगाया इस पे, इस नक्शे को बनाने में, इस मैप को बनाने में, ठीक है। तो जुड़ जाओ पहले तो हमारे साथ, तभी तो हमारा कुछ काम आगे बढ़ेगा। आप लोग आते ही नहीं हो। हाँ जी, मैप ना बनते, अरे हमसे बन जाते हैं तो आपसे तो अच्छे से बन जाएंगे। जब हम जैसे लोगों से मैप बन सकता है, भले थोड़ा खराब बनता है भाई, आप हंसते भी हो यार इस मैप को देख के, बट कोई बात नहीं। जब हमसे बन जाता है तो आपसे तो बनना ही चाहिए। आपसे नहीं बनेगा तो फिर किससे बनेगा? ये थी यूपी की इंटरनेशनल बाउंड्री है, याद हो जानी चाहिए। ये थी यूपी की इंटर स्टेट बाउंड्री। इधर बिहार था, इधर था यूपी के एमपी, क्या था? एमपी। इधर था यूपी के राजस्थान, क्या था? राजस्थान। ये था यूपी के पश्चिम में हरियाणा, क्या था? हरियाणा। यहाँ तक फैला हुआ है आपका, ठीक है। और ये था यहाँ पे छोटा सा अपना दिल्ली। ये क्या था? अपना छोटा सा यहाँ पर दिल्ली। और ये क्या था? ऊपर छोटा सा आपका उत्तराखंड, जिसे हम यूके कह सकते हैं। तो ये था इसका अदर मतलब बाउंड्री जिनसे हम लोग शेयर करते हैं, वो थे। कहाँ चले गए भैया आप? आज तो अच्छा है मतलब कल खराब था, है ना। आज अच्छा है मतलब कल खराब था। देखो, बोल ही दिया ना कहीं ना कहीं आपने। कह रहे हैं आज तो अच्छा है, कह रहे अच्छा इसको घुमा देना थोड़ा। चलो मैंने घुमा दिया, ठीक है। वैसे ऐसा ही है, यहाँ पे आके थोड़ा पतला हो जाता है। ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है? थोड़ा सा पतला हो जाता है। ये ललितपुर नीचे आके थोड़ा सा पतला हो जाता है। कल हमने देखे थे हमारे ऐसे जनपद, हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती,
सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आगे आपका महाराजगंज था। ठीक है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज था, जो कि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका था। यहाँ पे हमारा पीलीभीत था, फिर इसके बाद लखीमपुर था, बहराइच था, श्रावस्ती था, बलरामपुर था, सिद्धार्थनगर था और फिर आगे महाराजगंज था। क्या था? महाराजगंज था। यहाँ पे महाराज लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये था नेपाल और महाराजगंज का ही कुछ हिस्सा किससे मिलता है? बिहार से मिलता है। तो अब हम उन जनपद की बात कर लेते हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। क्या करते हैं? उन जनपद की भी बात कर लेते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट की भी हम बात कर लेते हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, जिनकी सीमा अपने बिहार से मिलती है। किससे मिलती है? जिनकी सीमा अपने बिहार से मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी सीमा बिहार से मिलती है, अगर हम उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ आए, उत्तर से दक्षिण की तरफ आए, तो सबसे पहला जनपद पड़ता है हमारे सामने कौन? सबसे पहला जनपद पड़ता है हमारे सामने महाराजगंज, और महाराजगंज के जस्ट नीचे पड़ता है कुशीनगर, जो कि बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र बनता जा रहा है। बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल बनता जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध स्थल बनता जा रहा है, स्थान बनता जा रहा है। इससे पहले कुशीनारा नाम से जानते थे, तो दूसरा नाम जो पड़ता है वो है आपका कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर दूसरा नाम पड़ता है। तो आपका महाराजगंज, नीचे आपका कुशीनगर, जिसका मुख्यालय पडरौना में है। कहां पर है? जिसका मुख्यालय पडरौना में है। जब आप कुशीनगर के नीचे आओगे तो यहां पे पड़ता है देवरिया। कौन पड़ता है? देवरिया। तो नीचे तीसरे नंबर पे पड़ जाएगा आपका कौन सा? तीसरे नंबर पे पड़ जाएगा आपका देवरिया। क्या पड़ जाएगा? तीसरे नंबर पे देवरिया पड़ जाएगा। तो महाराजगंज, उसके बाद कुशीनगर। देखो जुड़ोगे नहीं आप लोग तो फिर छूटेगा आपका, तो जुड़ते जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। भाई अपना शेड्यूल लिख लो कि अगर मुझे यूपी कांस्टेबल, देखो पढ़ाई कैसे की जाती है, मुझे लगता है शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। पहले अपना शेड्यूल कंफर्म कर लो कि शेड्यूल ये है मेरे पूरे दिन का, और उस शेड्यूल पर मुझे कुछ और करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस शेड्यूल पे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके अलावा कोई काम करना ही नहीं है। इस शेड्यूल पर आप वर्क करके तो देखो 1 या 2 महीना, फिर देखो क्या होता है। आपका उस शेड्यूल पे पढ़ने का फिर मन करेगा और मन डबल लगेगा। अगर आपका 1 महीना 10 दिन भी अगर आपका शेड्यूल के हिसाब से टाइम चल जाता है तो अपने आप फिर आप कभी शेड्यूल को तोड़ेंगे नहीं। और जब शेड्यूल नहीं टूटेगा तो आप, सच बता रहा हूं कि आप जो करना चाहते हैं कर लेंगे, क्योंकि आप फिर समय के पाबंद अपने आप हो जाएंगे। आपको चिंता लगी रहेगी, यार इस टाइम पे तो ये करना है, हमने क्या करना है, इस टाइम पे तो हमें ये करना है। और इसके बाद आता है हमारा क्या? देवरिया। देवरिया के बाद आता है हमारे पास बलिया। बलिया आता है। बलिया जो मैंने बताया था कि सबसे पूर्वी हिस्सा है, हालांकि यहां पे नहीं बन पाया, मैं ऐसे कर देता हूं इसको। बलिया सबसे, हाँ ठीक है, देवरिया के बाद आता है बलिया। क्या आता है? बलिया। तो ये बलिया प्रदेश का सबसे पूर्वी राज्य, पूर्वी जनपद। ठीक है, बलिया के बाद जो आता है वो हमारे पास गाजीपुर। क्या है? गाजीपुर। ठीक है, क्या है हमारे पास? गाजीपुर। हाँ, गाजीपुर के बाद जो आता है वो है चंदौली। क्या है? चंदौली। और चंदौली के बाद जो बिहार से लगता है वो है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। अब कितने हो गए? इनको काउंट कर लो, इनको काउंट कर लो। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 7 जनपद बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। 7 ही नेपाल के साथ थे, 7 ही बिहार के साथ हैं। एक इनमें कॉमन है और वो है महाराजगंज। क्या है? एक इनमें कॉमन है और वो है महाराजगंज। महाराजगंज नेपाल के साथ और बिहार के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो बिहार भी हमारा कंप्लीट हुआ। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, ठीक है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ठीक है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र कंप्लीट हो जाए, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं सबकी। ठीक है, गाजीपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब मैं बात करूंगा एमपी की। किसकी बात करूंगा? एमपी की बात करूंगा। तो मैं यहां से थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है। वैसे मुझे बाहर की तरफ लिखना चाहिए था, लिख देता हूं। ठीक है, क्या करता हूं? लिख देता हूं। ये है आपका देवरिया। क्या है? ये आपका देवरिया, ये आपका बलिया। क्या है? ये आपका बलिया। और ये आपका गाजीपुर। क्या है? ये आपका गाजीपुर।
गाजीपुर, और ये है आपका क्या, गाजीपुर में किसकी कब्र बनी हुई है, कौन सा गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये गाजीपुर, ये है आपका क्या, चंदौली। चंदौली में भारत का, उत्तर प्रदेश का पहला क्या है, क्या है चंदौली में, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये क्या है, सोनभद्र, ये क्या है, सोनभद्र। तो ये जनपद हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, और एमपी के साथ सीमा बनाने का जो सिलसिला है वो अगर पश्चिम की तरफ से जाएं तो ये शुरू हो जाता है आपके आगरा से। कहां से शुरू हो जाता है, आपके आगरा से एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये सबसे पहले आगरा पड़ता है यहाँ पर, कहां पड़ता है, आगरा पड़ता है यहाँ पर, और उसके एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ आपका क्या है, एमपी है। तो आगरा पहला जनपद जो एमपी के साथ सीमा बनाता है, क्या है, आगरा पहला जनपद जो एमपी के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद नंबर आता है इटावा का, तो आगरा, इसके बाद इटावा, क्या आएगा, आगरा और उसके बाद इटावा। इटावा भी सीमा बनाता है किसके साथ, इटावा भी सीमा बनाता है एमपी के साथ, ठीक है, इटावा भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। इटावा के बाद नंबर आता है जालौन का, किसका आता है, जालौन का नंबर आता है, ठीक है। तो जालौन भी सीमा बनाता है किसके साथ, जालौन भी सीमा बनाता है एमपी के साथ, ठीक, जालौन भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। जालौन के बाद नंबर आता है झांसी का। वैसे ये थोड़ा सा मैप की वजह से ना उल्टा सीधा हो गया, झांसी यहाँ कहीं होना चाहिए था, जालौन थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, झांसी, बट कोई बात नहीं, आपने नाम याद करने हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, नाम याद करने हैं। जालौन इस बीच में होना चाहिए था, इटावा और झांसी के बीच में, ठीक है, तो ये झांसी हो जाएगा। झांसी के बाद आपका आता है नीचे वाला ललितपुर, क्या आता है, ललितपुर आता है, और ललितपुर ये है आपका क्या, ललितपुर आता है, और ललितपुर आपका ये है। ललितपुर के बाद जब आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आता है महोबा, क्या आता है, महोबा आता है। तो महोबा भी हमारे, महोबा पान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पान की खेती के लिए, तो महोबा पान की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे महोबा आता है। महोबा के बाद एक महत्वपूर्ण जगह आती है बांदा, क्या आती है, बांदा, और ये बांदा भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है, बांदा भी एमपी के साथ सीमा बनाता है। बांदा के बाद एक और जनपद आता है जिसे हम चित्रकूट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, चित्रकूट के नाम से जानते हैं। तो चित्रकूट भी किसके साथ सीमा बनाता है, आपका चित्रकूट भी आपका सीमा बनाता है, ठीक है, इसे हम चित्रकूट, हाँ, चित्रकूट को भी जानते हैं। तो चित्रकूट भी सीमा बनाता है। चित्रकूट के बाद आपका इलाहाबाद आता है। इलाहाबाद भी एमपी के साथ, एमपी के रीवा से सीमा बनाता है। इलाहाबाद के बाद मिर्जापुर आता है। मिर्जापुर भी आपका सीमा बनाता है एमपी के साथ, और मिर्जापुर के बाद आपका क्या आ जाता है, सोनभद्र नीचे आ जाता है। तो मिर्जापुर भी आता है, कौन आता है, मिर्जापुर, और नीचे फिर से सोनभद्र आ जाता है। सोनभद्र के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र जनपद है, भारत का एकमात्र जनपद है। तो हमारा सोनभद्र के साथ भी सीमा बनती है किसकी, सोनभद्र के साथ भी सीमा बनाता है हमारा एमपी। ये तो एमपी की बात थी, एमपी की बात थी। आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो कौन कौन से हैं, आगरा है, आगरा है, इटावा है, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक, कितने हैं, 11, 1 2 3 4, जालौन 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, इलाहाबाद 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11 जनपद है हमारे पास। औरैया, आपने मैप में देखा होगा कि औरैया कभी कभी एमपी के साथ मिलता है, बल्कि सच्चाई नहीं है, औरैया एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता। तो 11 ही जनपद है हमारे साथ, ठीक है। ये तो था एमपी के साथ, आपने लिख लिया होगा, एमपी के साथ जो सीमा बनाते हैं उनको लिख लिया होगा। अब मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो है नीचे वाले स्टेट, मतलब आपका एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। छत्तीसगढ़ भारत के एक ही जनपद, उत्तर प्रदेश के एक ही जनपद से सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र, और झारखंड भी उत्तर प्रदेश के एक ही जनपद से सीमा बनाता है। झारखंड उत्तर प्रदेश के एक ही जनपद से सीमा बनाता है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र से ही ये दोनों राज्य सीमा बनाते हैं, इनके पास और कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके साथ ये सीमा साझा करते हैं। अब मैं बात कर लूँ राजस्थान की, कर लूँ क्या, बिल्कुल कर लेता हूँ, राजस्थान की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान हमारे 2 जनपद के साथ, राजस्थान किसके, हमारे 2 जनपद के साथ सीमा बनाते हैं, 2 जनपद के साथ सीमा बनाता है।
एक वो जनपद है हमारा आगरा, क्या है, एक वो जनपद है हमारा आगरा। मैंने बताया ना कि आगरा दो राज्यों के साथ, एक राजस्थान के साथ, किसके साथ, एक राजस्थान के साथ, सॉरी राजस्थान नीचे नहीं आएगा, एमपी के साथ, और दूसरा राजस्थान के साथ। राजस्थान का भरतपुर जिला, जहाँ फतेहपुर सीकरी आपने देखी होगी, जब आगरा से आप फतेहपुर सीकरी की तरफ जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी से 1-2 किलोमीटर और जाएंगे तो राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, राजस्थान में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है आगरा, एमपी के साथ और राजस्थान के साथ। और राजस्थान दूसरा जनपद जिससे सीमा बनाता है वो है ये वाला, कौन सा है, ये वाला है, जिसका नाम है मथुरा। क्या है, इसका नाम है मथुरा। तो हमारा 2 जनपद के साथ सीमा बनाता है राजस्थान, आगरा के साथ और मथुरा के साथ। और ये दोनों जनपद 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आगरा भी 2 राज्यों के साथ और मथुरा भी 2 राज्यों के साथ। मथुरा एक तरफ आपके हरियाणा से सीमा बनाता है, एक तरफ राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, एक तरफ हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, एक तरफ राजस्थान के साथ सीमा बनाता है मथुरा हमारा। तो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे हरियाणा की, ठीक है। हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो हरियाणा हमारे 6 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। कितने जनपदों के साथ, 6 जनपद के साथ, हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। आज कहां चले गए, दुधवा नेशनल पार्क कहां आ गया भैया, दुधवा नेशनल पार्क कहां से आ गया। अच्छा लेट हो, कोई बात नहीं, लेट हो तो चले, कहां गए आज कहाँ चले गए भाई। ऐसे यूपी कांस्टेबल क्वालिफाई होगा क्या, चलो आओगे, मुझे पता है आप लोग देर लगाते हो आने में, थोड़ा सा क्या करते हो, थोड़ी सी देर लगाते हो। मथुरा इज बेस्ट सिटी, मतलब किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि मथुरा इज बेस्ट सिटी, दूसरी क्या खराब है, दूसरी भी अच्छी है, किस आधार पे। अच्छा पूछ रहे हैं कि आपके घर से ताजमहल कितना दूर है, भाई चले जाओ ताजमहल घुमाओ। चलिए हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो ऊपर से बात करते हैं, सबसे पहले पड़ता है यहाँ वाला जो स्टेट है सहारनपुर। क्या पड़ता है, सहारनपुर सबसे पहले पड़ता है। तो सहारनपुर सबसे पहले क्या हो जाएगा, सहारनपुर हरियाणा के साथ सबसे पहले। इसके बाद दूसरा नंबर आता है शामली का, किसका आता है, शामली का, शामली का नंबर आता है, ठीक है भाई, शामली का नंबर आता है। तीसरा नंबर आता है बागपत का, किसका आता है, बागपत का नंबर आता है, किसका आता है, बागपत का नंबर आता है, ठीक है, बागपत का नंबर आता है। और बागपत के नंबर के बाद यहीं पे दिल्ली आ जाती है, फिर यहीं पे क्या आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। तो बागपत के बाद जो गौतम बुद्ध नगर पड़ता, सॉरी गाजियाबाद जो पड़ता है, गाजियाबाद सीमा नहीं बनाता, गाजियाबाद सीमा नहीं बनाता किसके साथ, आपके हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ ऊपर के 3 बनाते हैं, जिनका नाम है सहारनपुर, शामली, बागपत, और इसके बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या आता है, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर इधर पड़ता है, दिल्ली के बाद जब आप इधर आओगे ना, मथुरा और हाँ यहाँ पे पड़ता है। जैसे ये दिल्ली मान लो, तो ये आपका क्या, गौतम बुद्ध नगर, ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर। ये एक तरफ गाजियाबाद से सीमा बना रहा है, ये है गाजियाबाद, ठीक है, ये क्या है, गाजियाबाद, जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं दोनों राज्य, दोनों जनपद। और ये हो जाएगा फिर अगला नंबर गौतम बुद्ध नगर का, किसका हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर का अगला नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा में है, ठीक है। तो 4 जनपद हो गए। इसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है और जो थोड़ी सी सीमा इसकी मिलती है हरियाणा से, ये आपका अलीगढ़। क्या है, ये आपका अलीगढ़। अलीगढ़ आपके जो अलीगढ़ का जेबर क्षेत्र है, अलीगढ़ का जो जेबर क्षेत्र है, यही जेबर क्षेत्र हरियाणा के पलवल से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलवल के, सॉरी हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है अलीगढ़, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है मथुरा का, जो कि 2 राज्यों के साथ, मथुरा 2 राज्यों के साथ। तो ये कितने हो जाएंगे, पहले था सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़, फिर मथुरा। 6 जनपद हरियाणा के साथ हमारे 6 जनपद सीमा बनाते हैं। कितने, 6 जनपद हमारे हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये 6 जनपद हो गए भाई, 11 इधर हो गए और 7 इधर हो गए, 7 ही नेपाल के साथ हो गए, 6 हरियाणा के साथ हो गए, 1 छत्तीसगढ़ के साथ हो गया, 1 झारखंड के साथ हो गया। समझ आया ना इतना, बिल्कुल आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे चलते हैं ऊपर, और ऊपर देखेंगे हम लोग हरियाणा, सॉरी उत्तराखंड के साथ।
क्योंकि बचा ही सिर्फ उत्तराखंड है। दिल्ली के साथ भी मैंने बता दिया आपको, दिल्ली के साथ भी आपका कौन बनाता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों दिल्ली के साथ सीमा को साझा करते हैं। दोनों क्या करते हैं, दिल्ली के साथ सीमा को साझा करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग उत्तराखंड की ओर। कहाँ चलते हैं, उत्तराखंड की ओर। और कल मैंने बताया था आपको, कल क्या बताया था मैंने आपको, कल बताया था कि हमारा एक राज्य जो उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है और जो हमारा नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है, और वो था हमारा कौन सा, वो था हमारा पीलीभीत। कौन सा था, तो पीलीभीत से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे, पीलीभीत से हम लोग शुरुआत करेंगे। और पीलीभीत के बाद नंबर आएगा किसका, बरेली का। किसका आएगा, पीलीभीत के बाद नंबर आएगा बरेली का। तो पीलीभीत के बाद बरेली आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीलीभीत के बाद बरेली। तो ये तो था आपका पीलीभीत, ये था फिर इसके बाद बरेली। क्या था, ये था आपका बरेली। बरेली के साथ एक और जनपद है जिसका नाम है रामपुर। क्या है, जिसका नाम है रामपुर। रामपुर भी आपका सीमा बनाता है उत्तराखंड के साथ। रामपुर, ये रहा, रामपुर भी आपका उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। रामपुर के बाद एक जनपद आता है जिसका नाम है मुरादाबाद। क्या है, जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद भी मुरादाबाद, जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद भी आपके उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। मुरादाबाद के बाद आता है बिजनौर। बिजनौर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। ये गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है बिजनौर। तो मुरादाबाद के बाद आता है बिजनौर, और बिजनौर के बाद आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर। ये भी कितने हो जाते हैं, गिन लेते हैं हम इनको, ठीक है, ठीक है। मुजफ्फरनगर, यहाँ पे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर भी आपके दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, ठीक है, सबसे दूर का है, जबकि यूपी में सबसे दूर का जनपद जो एनसीआर का हिस्सा है मुजफ्फरनगर ही है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर आता है। मुजफ्फरनगर के बाद आपका ऊपर का जो बचता है, मैंने बताया ना अभी, सहारनपुर है, ठीक है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। रामपुर, बरेली और पीलीभीत कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जनपद हमारे। कितने जनपद हमारे, 6 जनपद, ठीक है। हाँ, 6 नहीं होने चाहिए, 7 होने चाहिए। इसमें कौन सा छूट रहा है, पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत, बरेली, इसके बाद रामपुर, मुरादाबाद, सॉरी बिजनौर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे मैं वही कह रहा था 7 होंगे। बिजनौर बोला लेकिन लिख नहीं पाया, बिजनौर होगा, ठीक है। कितना होगा, बिजनौर। तो ये 7 जनपद हो गए जो हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पीलीभीत बनाता है, पीलीभीत के बाद नंबर आता है हमारा बरेली बनाता है, बरेली के साथ सीमा शेयर करता है रामपुर, और रामपुर के बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद आता है आपका बिजनौर, और बिजनौर के बाद आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद आता है आपका सहारनपुर। तो ये 7 जनपद उत्तराखंड के साथ, 7 ही जनपद नेपाल के साथ, 7 ही जनपद आपके बिहार के साथ, 11 जनपद आपके मध्य प्रदेश के साथ, 1 जनपद छत्तीसगढ़ के साथ, 1 ही जनपद आपके झारखंड के साथ, 6 जनपद हरियाणा के साथ, 2 जनपद दिल्ली के साथ, और 7 जनपद उत्तराखंड के साथ, और 1 जनपद हिमाचल प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार की बाउंड्री को हमारा प्रदेश शेयर करता है, इस प्रकार की बाउंड्री हमारा प्रदेश शेयर करता है। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी जो आप गलत कर जाते हो। अब इसी में से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बिहार के साथ सीमा नहीं बनाता। अगर आपको ये सभी याद नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन 100% नहीं कर पाओगे, आप उस क्वेश्चन को 100% नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं पता होगा कि पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ये जनपद बनाते हैं। यहाँ पे दे देगा आपको हापुड़ दे दिया तो आप सोच में पड़ जाओगे कि हो सकता है भाई हापुड़ भी बनाता हो सकता है हापुड़ भी बनाता हो, आप फिर उसको कर नहीं पाओगे। ये दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता, ना दे दिया जाए 3 दे दिए जाए कि ये बनाते हैं, एक उसमें गाजियाबाद दे दिया जाए। अब आपको पता ही नहीं है, आप तो कह दोगे गाजियाबाद भी बनाता है। तो ये गलतियां ना हो इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा, और आपके पास वक्त है, अभी से नोट्स बनाओ और याद करने में उनको जुट जाओ, याद करने में उनको जुट जाओ, ठीक है, याद करने में उनको जुट जाओ। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। किस में शामिल हैं, दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जनपद दिल्ली एनसीआर में शामिल
नहीं है, या कौन सा जनपद इनमें से दिल्ली एनसीआर में शामिल है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमारे 8 जनपद हैं, कितने हैं, 2 और जनपद को इसमें शामिल करने की चर्चा चल रही है, जिसमें आपका अलीगढ़ और मथुरा है ना। कौन कौन है, जिसमें आपका अलीगढ़ और मथुरा है। तो 2 और जनपद को इसमें शामिल करने की चर्चा हो रही है दिल्ली एनसीआर में। तो 10 हो जाएंगे, लेकिन अभी 8 हैं। अभी कितने हैं, 8 हैं। तो सबसे पहला जनपद जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो इसमें 24 जनपद हैं। कितने हैं, 24 जनपद हैं। कितने जनपद हैं इसमें, 24 जनपद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के शामिल हैं, लगभग 14 जनपद। 14 हरियाणा के, 8 हमारे यूपी के, 14 और 8 कितने हो गए, 22, और 2 राजस्थान के, 2 इसमें राजस्थान के शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। तो 2 इसमें राजस्थान के हैं, 14 जनपद इसमें हरियाणा के शामिल हैं, और 8 जनपद हमारे शामिल हैं। तो टोटल जनपद कितने हैं, टोटल जनपद इसमें 24 हैं। और ये 24 जनपद के साथ ये 54,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बन जाता है हमारा दिल्ली एनसीआर। कितने, 54,000 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें दिल्ली का क्षेत्रफल मात्र 1500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1500 वर्ग किलोमीटर है। चलिए, लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में कितने शामिल हैं। 24 हैं कुल, जिसमें से 14 हरियाणा के हैं। किसके हैं, 14 हरियाणा के हैं। कितने शामिल हैं, हरियाणा के, 14 हरियाणा के हैं, जिसमें 8 यूपी के हैं। ये भी याद करो, ये भी पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कितने जनपद यूपी के हैं, या कितने जनपद हरियाणा के हैं, कितने जनपद राजस्थान के। तो आपको ये पता होना चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी टॉप करोगे। तो 2 राजस्थान के हैं। किसके हैं, 2 राजस्थान के, टोटल 24 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, टोटल जनपदों की संख्या यहाँ पर 24 हो जाती है। हम बात कर रहे थे कौन कौन से यहाँ इसमें उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। तो गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल दिल्ली से मिला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये शामिल होगा। दूसरा जो दिल्ली से मिला है वो है गाजियाबाद। क्या है, वो है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद भी हमारा इसमें शामिल है। कौन सा है, गाजियाबाद भी हमारा इसमें शामिल है। गाजियाबाद से एक नया जनपद बना है, जिसको हम हापुड़ के रूप में जानते हैं। हापुड़ भी इसमें शामिल है। कौन शामिल है, हापुड़ भी दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो गाजियाबाद से ही एक नया डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम क्या है, हापुड़ है। हापुड़ भी दिल्ली एनसीआर में शामिल है। ठीक है, हापुड़ भी दिल्ली एनसीआर में शामिल है। हापुड़ के ही पास एक जनपद है, जिसको हम बुलंदशहर के नाम से जानते हैं, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर भी इसमें शामिल है। बुलंदशहर के बाद एक दिल्ली का उत्तर का एक जिला है, जिसको हम बागपत के रूप में जानते हैं, बागपत के रूप में जानते हैं। तो बागपत भी है, और आपका एक मेरठ है। क्या है, मेरठ है। मुजफ्फरनगर है, जो मैंने अभी बताया कि मुजफ्फरनगर सबसे दूर पड़ता है, फिर भी ये हमारे दिल्ली एनसीआर में शामिल है। तो कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8वां हमारा शामली है। ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे अंतिम है। क्या हो जाएगा, सबसे अंतिम है। तो कितने शामिल हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। ये 8 जनपद दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। कितने जनपद हैं, ये 8 जनपद दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। और टोटल 24 जनपद हैं, जो 3 राज्यों के हैं। 2 राजस्थान के, फिर से याद लगाता हूं, 8 यूपी के हैं, और बाकी 14 हरियाणा के हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं कुछ और चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, इन्हीं जनपदों में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, या सबसे छोटा जनपद कौन सा है, सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो सबसे कुल जनपद की अगर बात करें हम लोग प्रदेश में, कुल जनपद की बात करें हम लोग प्रदेश में, तो 2011 से पहले हमारे पास 71 जनपद हुआ करते थे। 71 जनपद हुआ करते थे। बाद में 2011 के बाद 4 और जनपद बनाए गए, जिसमें शामली है, और आपका शामली के बाद आपका संबल है, हापुड़ है, और आपका अमेठी है। 4 और नए जनपद बना देने के बाद वर्तमान में आपके जो जनपद हैं वो 75 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं। अब इन 75 जनपदों में कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़े जनपद कौन से हैं, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है जब हमें पता नहीं होता है, हो जाता है। तो सबसे बड़े जनपद की जब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर। क्या हो जाएगा, लखीमपुर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 7680 वर्ग किलोमीटर है।
वर्ग किलोमीटर है। अगर हम ऐसे ही फैक्ट देखें, एडवेंचरस फैक्ट अगर देखें तो ये गोवा से डबल है, गोवा से जस्ट डबल है, जबकि गोवा भारत का एक स्टेट है, एक राज्य है। 2 गोवा बन सकते हैं इसमें। गोवा का क्षेत्रफल लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 3700 को डबल करोगे तो 7400 होता है, जबकि 7680 वर्ग किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो लखीमपुर खीरी प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। दूसरे नंबर पे इस क्रम में आता है आपका सोनभद्र। क्या आता है? सोनभद्र इस क्रम में दूसरे नंबर पर आता है और सोनभद्र का जो क्षेत्रफल है वो 6905 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? सोनभद्र का इस क्रम में नंबर 6905 वर्ग किलोमीटर के रूप में आता है। ठीक है, हरदोई है इसके बाद, और हरदोई का क्षेत्रफल अगर देखें, हरदोई भी है इसके बाद। हरदोई का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो हरदोई का क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5989 वर्ग किलोमीटर है हरदोई का क्षेत्रफल। हरदोई का क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र के जो आपका क्षेत्रफल है इसमें कभी कभी कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा 7688 वर्ग किलोमीटर, ये भी देखने को कहीं कहीं आपको मिल सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर वही हो तो वही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कह रहे हैं शिवम ठाकुर, कह रहे हैं अरे मेरा जिलावा कहाँ है? आपका जिलावा आपके पास है भाई, चलेगा। तो ये तो थे सबसे बड़े, तीन सबसे बड़े जनपद थे प्रदेश के। क्या थे? 3 सबसे बड़े जनपद थे प्रदेश के। अगर हम आगे बात करें कि इससे और आगे अगर जाना चाहें, कभी कभी 5 जनपद अगर हमने याद करने हैं, तो इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका सीतापुर। कौन आता है? सीतापुर। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है सीतापुर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7543 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7543 वर्ग किलोमीटर है। 5वें नंबर पे इसमें इलाहाबाद आता है। कौन आता है? 5वें नंबर पे इसमें इलाहाबाद आता है, जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं वर्तमान में। क्या जानते हैं इसे? हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। इसका क्षेत्रफल 5482 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? प्रयागराज का। प्रयागराज का क्षेत्रफल कितना है? 5482 वर्ग किलोमीटर। अब ये तो थे प्रदेश के सबसे बड़े जनपद। अब कभी कभी ये उतार लेना, इधर लिखता हूं। अब कभी कभी पूछा जाता है सबसे छोटा जनपद कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो एक जनपद है जिसका नाम है हापुड़। क्या है? एक जनपद है जिसका नाम है हापुड़। और हापुड़ की अगर हम बात करें तो 2011 में, सितंबर 2011 में ये गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया है। किससे अलग करके? गाजियाबाद से अलग करके बनाया गया है। और इसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। ये गांठ बांध के रख लो कि हापुड़ ही, बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, बहुत कन्फ्यूजन। ये अब गांठ बांध के रख लो कि हापुड़ ही सबसे छोटा जनपद है हमारे प्रदेश का। दूसरे नंबर पे आता है कौन? जिससे इसको काट के बनाया गया। पहले वो बड़ा था लेकिन अब छोटा हो गया है। गाजियाबाद। गाजियाबाद प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जनपद है। दूसरा सबसे छोटा जनपद है और इसका क्षेत्रफल है 910 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 910 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद आता है आपका भदोही। कौन आता है? इसके बाद आता है आपका भदोही, जिसे आप संत रविदास नगर के रूप में भी जानते हैं। 1015 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर है भदोही का। इसके बाद आता है आपका शामली। शामली के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1043 वर्ग किलोमीटर है। शामली उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे छोटा जनपद है। चौथा सबसे छोटा जनपद है। 1043 वर्ग किलोमीटर शामली का क्षेत्रफल है। 5वें नंबर पे आता है आपका बागपत। क्या आता है? बागपत प्रदेश का 5वां सबसे छोटा जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 1321 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1321 वर्ग किलोमीटर है। तो अब ये नाम आपको याद होने चाहिए। कौन से? सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, दूसरा सबसे बड़ा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, 5वां सबसे बड़ा प्रयागराज। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद कह सकते हैं। सबसे छोटे की जब हम बात करेंगे तो सबसे छोटा जनपद हमारा हापुड़ है, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही और फिर आपका शामली 1043 और फिर उसका बागपत। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? बागपत प्रदेश का चौथा सबसे छोटा जनपद है। तो एक एक नाम जरूर याद रखना, वो है लखीमपुर खीरी और वो है हापुड़। वो है लखीमपुर खीरी और वो है हापुड़। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, हापुड़ सबसे छोटा।
हापुड़ सबसे छोटा, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा। तो इतना तो याद रख पाओगे ना? हाँ जी, इतना तो आप याद रख पाओगे। हाँ देखो पुष्पेंद्र यदुवंशी कह रहे हैं कि हमारा हापुड़। हाँ जी भैया, आपका हापुड़, ठीक है, आपका बागपत, हमारा बागपत कह रहे हैं वो। चलो याद तो हो रहा है ना सब कुछ? याद ऐसे नहीं होगा, जीएस में यही तो दिक्कत है, आप भूल जाओगे, जल्दी भूल जाओगे। मुझे लग रहा है शायद अगर 3-4 दिन भी आपने रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओ। इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा ना पढ़ें आप और इतना ना पढ़ें कि आप भूल जाएं, इतना ना पढ़ें आप भूल जाएं उसको। तो आप नोट्स बनाइए कृपया करके और उन नोट्स को संभाल के रखिए एग्ज़ाम तक। उन नोट्स को आप क्या करिए, संभाल कर रखिए एग्ज़ाम तक, क्योंकि वो एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो ये तो थे अपने जनपद, क्या थे? ये तो थे अपने जनपद। अब हम कुछ ऐसे जनपद के साथ हम अब मंडल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? मंडल की बात कर लेते हैं कि प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने नगर निगम हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रदेश के मंडल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? प्रदेश के मंडल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, प्रदेश के मंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रदेश में जो वर्तमान में मंडलों की संख्या है, प्रदेश में मंडल, डिवीज़न जिसे हम कहते हैं, ये प्रशासनिक आधार पर विभाजन होता है। क्या होता है? मंडल प्रशासनिक विभाजन पर प्रशासनिक आधार पर विभाजन होता है किसी भी प्रदेश का मंडल क्या होता है? प्रशासनिक आधार पर, ताकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया जा सके। इसको हम कहते हैं डिवीज़न। क्या कहते हैं? इसको हम डिवीज़न कहते हैं। तो डिवीज़न की जब हम बात करें तो प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने हैं? प्रदेश में 18 मंडल हैं। और जो 18वां मंडल है क्या है? वो है अलीगढ़। अर्थात तो प्रदेश का जो नवीनतम 2007 में बना है, 2007 में बना है नवीनतम जो मंडल है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है अलीगढ़। और इस अलीगढ़ मंडल में 4 जनपद आते हैं। स्वयं अलीगढ़ है, क्या है? खुद अलीगढ़ है और खुद क्या है? अलीगढ़ के साथ साथ एटा है आपका, क्या है? एटा है आपका, और हाथरस है आपका, क्या है? हाथरस है आपका, और हाथरस के साथ साथ आपका कासगंज है, क्या है? कासगंज है। तो इतने 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। कितने आते हैं? ये 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े मंडल की, प्रदेश की। तो 3 मंडल प्रदेश में ऐसे हैं जिन मंडलों में 6-6 जनपद हैं, आपके 6-6 जनपद हैं, जिसमें आपका लखनऊ है, जिसमें आपका कानपुर है और जिसमें आपका मेरठ है। तो हम 3 मंडल की ज़रूर बात करेंगे क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। प्रदेश के क्या हैं? ये सबसे बड़े मंडल हैं। तो जब हम बात करेंगे लखनऊ की, किसकी बात करेंगे? लखनऊ तो वैसे भी प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? प्रदेश की राजधानी है। कल से मुझे देश ज़्यादा याद आ रहा है ना। उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो मैं भारत कहने लगता हूँ, प्रदेश का नाम आता है तो देश कहने लगता हूँ, ऐसा है ना। बहुत साबे बात पढ़ा रहा हूँ मैं यूपी जीके को। कितना लंबा गैप हो गया, करीब 7-8 महीने बाद यूट्यूब पे फिर से लौटे हैं, मतलब इसको यूपी जीके को पढ़ाने के लिए। तो मुझे प्रदेश को याद ही नहीं रहता, मैं देश की तरफ चला जाता हूँ, है ना। तो चलो बात कर लेते हैं, लखनऊ की बात कर लेते हैं। इस लखनऊ में 6 जनपद हैं। कितने हैं? 6 जनपद हैं लखनऊ में। और पहला खुद लखनऊ है, क्या है? पहला खुद लखनऊ है। लखनऊ ऊपर लिखता हूँ, इन 3 के जरूर पता होना चाहिए आपको नाम, क्योंकि पूछा जाता है कि 3 से अन्य चौथा कैसे भिन्न है या इनमें से कौन सा भिन्न है। तो लखनऊ मंडल के ही 3 डिस्ट्रिक्ट आपको दे देगा, चौथा किसी और मंडल का दे देगा, फिर आप नहीं कर पाओगे उसको, फिर आप नहीं कर पाओगे, ऐसे टफ क्वेश्चन बनाता है। तो पहला क्या है आपका? लखनऊ है। इस लखनऊ में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पहले लखनऊ मंडल, ठीक है, लखनऊ मंडल अर्थात लखनऊ डिवीज़न। इसमें लखनऊ आता है, क्या आता है? इसमें लखनऊ आता है। कौन सा आता है? इसमें लखनऊ आता है। इसमें लखनऊ के साथ साथ आपका हरदोई आता है। कौन आता है? आपका हरदोई आता है, ठीक है। क्या आता है? आपका हरदोई आता है, ठीक है। तो लखनऊ है, हरदोई है आपका, लखीमपुर खीरी जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, लखीमपुर खीरी भी आता है आपका, ठीक है, लखीमपुर खीरी। हाँ, लखीमपुर खीरी
भी आता है आपका, और लखीमपुर खीरी के बाद अगर देखें तो रायबरेली भी आता है। इसमें क्या आता है, रायबरेली दूर का है जनपद, फिर भी आता है। बाराबंकी पास का, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाराबंकी तो बिल्कुल लगा हुआ है, 27-28 किलोमीटर है लखनऊ से। जो लोग रहते होंगे उनको ज़्यादा पता होगा, मेरे से शायद 30 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है बाराबंकी लखनऊ से, ठीक है। तो बाराबंकी लखनऊ मंडल में नहीं आता, आप इस चीज़ को याद रखें, वो फैज़ाबाद मंडल में आता है, ठीक है। तो बाराबंकी क्या हो जाएगा, बाराबंकी नहीं आता। रायबरेली है, लखीमपुर खीरी है, हरदोई है, और इसमें आपका सीतापुर है। क्या है, सीतापुर है, सीतापुर है। और सीतापुर के साथ साथ एक और जनपद है जिसका नाम है उन्नाव। क्या हो जाएगा, उन्नाव। तो उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई और लखनऊ, कितने हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट ये लखनऊ मंडल में आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट ये लखनऊ मंडल में आते हैं, लखनऊ खुद, हरदोई, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी तो आप याद रखना कि लखीमपुर खीरी ला फॉर लखी फॉर लखनऊ, ठीक है। और रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। उन्नाव तो बहुत पास है लखनऊ के, कानपुर और उन्नाव के बीच में, कानपुर और लखनऊ के बीच में उन्नाव पड़ता है। कानपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर है उन्नाव। तो आप उन्नाव को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उन्नाव भी इसी में आता है, ठीक। तो ये इसके बाद अगला मंडल देखते हैं जो कि कानपुर है। क्या है, कानपुर है। और कानपुर में भी 6 जनपद आते हैं। कौन से आते हैं, 6 जनपद आते हैं कानपुर मंडल में भी। कानपुर जनपद में, कानपुर मंडल में भी 6 जनपद आते हैं, और ये 6 जनपद हैं। कानपुर नगर खुद है, क्योंकि कानपुर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, एक कानपुर देहात, ठीक है। एक कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, एक कानपुर देहात, हाँ जी, एक कानपुर नगर, एक कानपुर देहात, और कन्नौज भी इसी में आता है। कौन सा, कन्नौज भी इसी में आता है। तो हम कितने आ गए, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज भी इसी में आता है, इटावा भी इसी में आता है। कौन सा आता है, इटावा भी इसी में आता है, ठीक है। इटावा भी इसी में आता है, और आपका फर्रुखाबाद भी इसी में आता है, ठीक है। फर्रुखाबाद भी इसी में आता है, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के साथ साथ औरैया भी इसी में आता है, ठीक है। औरैया भी इसी में आता है। तो कितना जनपद हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद और औरैया, ये किस में आते हैं, सब कानपुर मंडल में, कानपुर डिवीजन में आने वाले जनपद हैं। कानपुर डिवीजन में आने वाले जनपद हैं। इसके बाद नंबर आता है, जो मैंने बताया कि एक और हमारे पास मंडल है जिसमें 6 जनपद हैं, जिसमें 6 जनपद हैं। वो हमारे पास मेरठ। क्या है, मेरठ है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। किसका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो मेरठ की जब हम बात करें तो इसमें भी 6 जनपद आते हैं। भाई सबसे पहला तो मेरठ स्वयं होगा। क्या होगा, मेरठ खुद इसमें आता है, मेरठ खुद उसमें आता है, ठीक है। मेरठ के साथ साथ हापुड़ भी इसमें आता है। क्या आता है, हापुड़ भी इसमें आता है। जब हापुड़ इसमें आता है तो एक और जनपद है जो हापुड़, जिससे हापुड़ बना था, गाजियाबाद भी इसी में आता है। क्या आता है, गाजियाबाद भी इसी में आता है। गाजियाबाद मंडल नहीं है, गाजियाबाद खुद मेरठ में आता है। और गाजियाबाद के पास एक और है जिसे हम गौतम बुद्ध नगर के रूप में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे हापुड़ हो, और चाहे आपका गाजियाबाद हो, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके मेरठ में। एक और है इसके साथ जो इसमें आता है, वो है आपका कौन, बुलंदशहर। कौन सा है, बुलंदशहर भी है। बुलंदशहर भी आपका मेरठ में आता है, मेरठ। इसके बाद एक बस जाता है जिसका नाम है बागपत। क्या है, बागपत है। बागपत भी आपका मेरठ मंडल में आता है। तो प्रदेश के 3 मंडल ऐसे हैं जो सबसे बड़े मंडल में गिने जाते हैं, जिनमें 6 जनपद हैं। क्या हैं, जिनमें 6 जनपद हैं। इसके बाद 2 मंडल प्रदेश में ऐसे हैं, 2 मंडल प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 5 जनपद आते हैं। कौन कौन सा है, फैजाबाद, फैजाबाद में 5 जनपद, और आपके मुरादाबाद में भी 5 जनपद, ठीक है। आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये 3 में से कोई पूछा जा सकता है, फैजाबाद, मुरादाबाद, ये भी नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको करा दिया। अब 2 मंडल आपके पास ऐसे हैं जिनका मंडल का नाम कुछ अलग है लेकिन उनका मुख्यालय कहीं और है। क्या है, उनका मुख्यालय कहीं और है। तो जब हम उन मंडल की बात करेंगे तो एक तो है आपका चित्रकूट धाम। अगर आपको पता है तो चित्रकूट धाम का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है, चित्रकूट धाम का मुख्यालय बताओ आप कहाँ पर है। 2 मंडल हैं आपके पास, एक है देवी पाटन। कभी सुना आपने देवी पाटन कोई शहर है उत्तर प्रदेश में? नहीं
नहीं सुना होगा, लेकिन देवीपाटन मंडल है हमारे यहाँ पे। एक है हमारे पास चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम, पहले तो आप बताओ देवीपाटन का मुख्यालय कहाँ पर है, फिर बताना आप चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दो जनपद, दो मंडल आपके पास, इनके मुख्यालय आपको बताना है। क्यों नहीं पढ़ने दे रहे? कोई बताओ भाई। हाँ, एक चित्रकूट है और एक देवीपाटन है। तो बताओ तो भाई, आगे तो बताओ। हाँ देखो आ गया, सही बताया, शिवम ने सही बताया है, लेकिन आप भी सही बताओ। अरे बताओगे, कुछ ना बताना आपने। बांदा, अरे वाह वाह। चित्रकूट धाम, आप नाम से सोच सकते थे कि चित्रकूट में होगा। चित्रकूट धाम आप नाम से सोच सकते थे कि चित्रकूट धाम में इनका मुख्यालय होगा, लेकिन इसका मुख्यालय बांदा में है। कहाँ पर है? बांदा में है। देवीपाटन का मुख्यालय गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। तो देवीपाटन का मुख्यालय गोंडा, चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा। चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा में है, ठीक है, और देवीपाटन का मुख्यालय गोंडा में। कुछ ऐसे जनपद हैं हमारे पास जिनका नाम अलग है, जिनका मुख्यालय अलग है। ये क्वेश्चन भी फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर यूपी कांस्टेबल का, और यूपी के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला एक और बता देता हूँ, ऐसे आप याद रख लेना कि कुछ जनपद हमारे पास ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है और जिनका मुख्यालय के साथ साथ जिनका नाम अलग है, जनपद का नाम और मुख्यालय का नाम। एक है हमारे पास अंबेडकर नगर। क्या है? एक है। लगभग 11 जनपद ऐसे हैं, पहले 12 हुआ करते थे, अब रविदास नगर हट गया है, ठीक है। तो अंबेडकर नगर बताना है आपको। अंबेडकर नगर, इसका बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अंबेडकर नगर कमेंट करिएगा, फिर मैं बताता हूँ। अंबेडकर नगर है आपके पास। एक और है संत कबीर नगर है, तो संत कबीर नगर का आपको बताना है क्या है। संत कबीर नगर भी है जिसका मुख्यालय अलग और नाम अलग। तीसरा है कानपुर देहात भी है। क्या है? कानपुर देहात भी है, ठीक है, कानपुर देहात भी है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक फर्रुखाबाद है। क्या है? फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद है, ठीक है। क्या है? फर्रुखाबाद है। और कुशीनगर है पांचवा। क्या है? कुशीनगर है पांचवा। तो पहले चलो इनके नाम लिख लेते हैं, तब हम बात करते हैं। अंबेडकर नगर का बताओ। अंबेडकर नगर का बताओ कि मुख्यालय कहाँ पर है। नहीं बताओगे, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। अकबरपुर में। अकबरपुर में अंबेडकर नगर का मुख्यालय है। कहाँ पर है? अकबरपुर में अंबेडकर नगर का मुख्यालय है, ठीक है। कहाँ पर है? अकबरपुर में। बात आए अगर संत कबीर नगर की, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? खलीलाबाद में है। कहाँ पर है? खलीलाबाद। संत कबीर नगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लेकिन उसका मुख्यालय एक छोटा सा शहर है, खलीलाबाद में है। कहां पर है? खलीलाबाद में है। आगे बात आती है आपके कानपुर देहात की, और कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो है अकबरपुर माती में। कहां पर? अकबरपुर माती में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अकबरपुर माती में इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? आपके कानपुर देहात का। फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय इससे थोड़ी सी दूर है, फतेहगढ़ में। कहां पर है? फतेहगढ़ में। 8-10 किलोमीटर छोटा सा शहर है फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से। जब आप कानपुर की तरफ जाएंगे, कन्नौज की तरफ जाएंगे फर्रुखाबाद से, तो आपको फतेहगढ़ मिलेगा, जहां पर सेंट्रल जेल है। तो यही फतेहगढ़ में फर्रुखाबाद का क्या है? आपका मुख्यालय है। आगे है कुशीनगर का। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। कहां पर है? पडरौना में है कुशीनगर का मुख्यालय। आगे जो नाम लिखने जा रहा हूं वो ये है 6वें नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या है? जीबी नगर। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बताइएगा आप लोग कहां पर है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय आप लोग बताइए कहां पर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद एक है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी का भी आप बताओ कहां पर है। कौशाम्बी, कौशाम्बी का भी आप लोग बताओ कि कहां पर है, ठीक है। कौशाम्बी, तो कौशाम्बी एक 8वां एक और है जिसका नाम अमेठी है। अमेठी, अमेठी का भी बताइए आप। अमेठी का भी बताइए, जहां से स्मृति ईरानी इस बार चुनाव जीती हैं। तो अमेठी का भी बताइए, कौशाम्बी का भी बताइए, गौतम बुद्ध नगर का भी आप बताइए, ठीक है। पढ़ रहा ना।
बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। कौशाम्बी का मंझनपुर में है, कहां पर है? मंझनपुर में है। कौशाम्बी की अगर बात करें तो 98 में 28 सितंबर 1998 में 1998 में ये इलाहाबाद से अलग होके ही बना था कौशाम्बी, ठीक है? किससे? इलाहाबाद से होके ही अलग बना था। अमेठी का बताओ कहां पर है? गौरीगंज में। कहां पर है? अमेठी का गौरीगंज में है, ठीक है? गौरीगंज, ठीक है, मुझे डाउट लग रहा है, गौरीगंज में है, ठीक है। आगे आपका एक और है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का बताओ कहां पे है? सिद्धार्थ नगर का कहां पे है? सिद्धार्थ नगर का है आपके नौगढ़ में। कहां पर है? नौगढ़ में। तो इतने हैं नौगढ़ में, ये लगभग 10 हो जाते हैं। आपका एक था कासगंज था जिसका नाम रखा गया था काशीराम नगर, उसका बदल दिया गया है। एक आपका हाथरस था जिसका नाम रखा गया था महामाया नगर, उसका बदल दिया गया है। पंचशील नगर, भीमनगर, प्रबुद्ध नगर, शामली, हापुड़ और बागपत के थे, इनको भी अब बदल दिया गया है। सॉरी, शामली, हापुड़ और आपके संभल के थे, इनके भी नाम बदल दिए गए हैं अब। और संत रविदास नगर भदोई का था, उसका भी बदल के भदोई कर दिया गया है। तो ये राज्य हैं, ये जनपद हैं आपके साथ, जिनके नाम अलग, जनपद अलग, नाम अलग और जनपद अलग। इस क्लास को आज हम यहीं तक रखेंगे। प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो। एक और बड़ी सूचना, रात को 12 बजे आपका प्रैक्टिस सेट होता है, कुछ टॉपिक वाइज रात को 12 बजे प्रैक्टिस सेट होता है, आना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अभी हम आज उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का पार्ट 2 करेंगे। दूसरी बात यह कि आप अगर कांस्टेबल की तो तैयारी कर ही रहे हैं, आप यूपीएसआई की भी तैयारी करिए। और आप यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है यूपीएसआई कांस्टेबल में, सिलेबस लगभग वही, आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी वगैरह, आईपीसी वगैरह। बस अगर पॉलिटी और आईपीसी पे आपने कमांड कर लिया तो मैथ आप पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हैं, तो ज्वाइन करिएगा आप उसको भी, ठीक है। तो मैथ में थोड़ी मेहनत करनी है आपको, रीजनिंग में थोड़ी मेहनत करनी है, और आप यूपीएसआई को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर क्लासेस अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लासेस हैं आपके एप्लीकेशन पर, आप वहां जाके उसे परचेज कर सकते हैं मात्र 999 में, 999 में, ठीक है, 999 में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डी की भी क्लासेस हैं एप्लीकेशन पर, जहां एक धमाकेदार टीम के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ आपकी क्लास चलाई जा रही है। वो तो 699 में ही है केवल। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक बड़ी सूचना वो ये है कि टेस्ट सीरीज भी आपके अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पर, तो वेबसाइट को जाके विजिट करेंगे और वहां से टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में लग जाइएगा भाई, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, प्रैक्टिस में लग जाइएगा, ठीक है। तो चलिएगा यार, पीडीएफ के बारे में मत पूछा करो, नोट्स बनाए करो यार, इतना टाइम मिलता है आपको नोट्स बनाने के लिए, बनाते क्यों नहीं हो। तो चलेगा, कल फिर मिलेंगे इस क्लास में। आज आप कम लोग आए थे, कोई बात नहीं, बट मुझे उम्मीद है कल आओगे आप, क्योंकि पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं आओगे तो भी हम दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे, जो आएंगे उनको पढ़ाएंगे। तो 12 बजे कौन कौन आएगा, मुझे उम्मीद है सभी आएंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे चैनल को, ठीक है। और तैयारी अगर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन से परचेज जरूर करेंगे, नहीं तो बाद में आप पछताओगे कि शायद हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। तो 2-4 नंबर की यहाँ पे मार है, 2-4 नंबर की कंपटीशन है। कंपटीशन कोई 100-200 नंबर का नहीं होता, कोई 10-20 नंबर का नहीं होता। 10-20 नंबर आप पीछे हैं तो कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन का मतलब 2-3 नंबर का ही होता है, 2-3 नंबर की ही फाइट होती है, ठीक है। चलिएगा, तो मिलेंगे कल, इससे पहले 12 बजे मिलेंगे। ख्याल रखेंगे अपना, खुश रहेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे क्लास को, सेशन को आप लाइक ज़रूर करेंगे, भूल जाते हैं आप क्लास पढ़ते पढ़ते। तो चलिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक करके ही जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।